हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में कानून से संबंधित जानकारियाँ, इंग्लिश के बारे में जानकारियाँ और ज्ञान विज्ञान के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ कराई जाती हैं। आज हम कानून के टॉपिक्स पर कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं जो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही रोचक है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड हो सकता है। यदि आप सामान्य नागरिक हैं या वकील हैं या कानून के विद्यार्थी हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भारत में मुख्य रूप से बड़े कानून इस प्रकार हैं जो सभी नागरिकों पर समान रूप से प्रभावी हैं। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो संपूर्ण भारत पर लागू हैं और प्रत्येक नागरिक पर वो लागू होते हैं। तो ये इस तरीके से जो बड़े कानून हैं वो कुछ ही कानून ऐसे हैं जो सभी नागरिकों पर और संपूर्ण भारत पर वो लागू हैं। देखिए उनमें वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान सारे कानूनों का एक तरह से देखा जाए तो जड़ है। अगर कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी अधिनियम हमारे भारतीय संविधान से मेल नहीं खाता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ये अवैध घोषणा उसको सुप्रीम कोर्ट करेगा। अर्थात कोई भी कानून अगर बनता है तो भारतीय संविधान के दायरे में ही रह करके वो बनेगा। तो भारत में सबसे बड़ा जो कानून है वो है भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता जो है हमारे भारत की एक प्रमुख कानून है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है। भारतीय दंड संहिता में झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, डकैती इस सब बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, तीसरा है दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर कोई दंड आप पर लगाया गया है भारतीय दंड संहिता के तहत या छोटे छोटे जो एक्ट्स बने हैं जो दंडनीय हैं, इस प्रकार के जो दंड आप पर आरोपित किए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। वो जो आरोपित किए गए हैं अपराध, उस अपराध की शुरू से और आखिरी तक न्यायालय पर चलने की प्रक्रिया, पुलिस द्वारा उसकी छानबीन की प्रक्रिया, ये सब किसमें समझाया गया है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता में। जैसे कोई दंड है और फौजदारी का वो केस बनता है तो उसकी प्रक्रिया शुरू से अंत तक उसकी कार्यवाही किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से संचालित किया जाएगा, इन सब बारे में तौर तरीका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। और दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत पर लागू है और प्रत्येक नागरिक पर जो दंड आरोपित किए गए हैं उसकी सुनवाई इसी दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही की जाएगी। ठीक है, ध्यान से आप वीडियो देखते रहिए जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। चौथा है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड। अब देखिए सिविल प्रोसीजर कोड क्या है। ये जैसे कोई धन, दौलत, संपत्ति का विवाद है, किस चीज का? संपत्ति का, धन दौलत का कोई विवाद है तो इसकी कार्यवाही
इसकी कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ही की जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि अगर कोई मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, फौजदारी की का केस चल रहा है तो उसके तौर तरीका को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलेगा। और कोई धन, दौलत, जायदाद का विवाद है, डिस्प्यूट है, तो शुरू से अंत तक इस प्रकार के केस को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत देखा जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। तो आप लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि सिविल प्रोसीजर कोड किसे कहते हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसे कहते हैं। क्रिमिनल माने आपराधिक और सिविल माने जो आपराधिक ना हो, जमीन, जायदाद, दौलत का कोई विवाद है तो वो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सारे केस शुरू से अंत तक देखे जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। कोई भी केस अगर चल रहा है तो उसमें सबूत की जरूरत होती है। बगैर सबूत के कोई विवाद खड़ा नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि कोई चीज इसने इसको मारा है तो इसका सबूत चाहिए, ये जमीन हमारा है तो इसका सबूत चाहिए। तो सबूत को शुरू से और अंत में कैसे पेश किया जाएगा, क्या क्या सबूत हो सकते हैं, इन सब की कार्यवाही इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनी जाएगी और की जाएगी। जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, एविडेंस एक्ट, साक्ष्य सबूत अधिनियम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम अर्थात इनकम टैक्स एक्ट। भाई आप कोई चीज कमा रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इनकम होता है। और जब इनकम होता है तो भारतीय सरकार को उसका आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स किसको देना पड़ेगा, कितने पर इनकम टैक्स लगेगा, ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। और इनकम टैक्स एक्ट भी संपूर्ण भारत पर प्रत्येक नागरिक पर लागू है। तो आप लोग समझ गए कि भारत में मुख्य रूप से बड़े कानून इस प्रकार हैं, जैसे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, तीसरा दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, चौथा सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, पांचवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, छठवां आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट। देखिए इन कानूनों के अलावा भी कुछ एक्ट हैं, कुछ कानून हैं। जैसे कुछ कानून ऐसे हैं, यदि आप हिंदू हैं तो वो आप पर लागू होगा, यदि आप मुस्लिम हैं तो आप पर वो लागू होगा, यदि आप क्रिश्चियन, ईसाई हैं तो वो लागू होगा। ऐसे कानून को फैमिली एक्ट कहते हैं, पारिवारिक अधिनियम। जैसे परिवार से जो संबंधित, थोड़ा धर्म से संबंधित मुद्दा जुड़ा हुआ है, ब्याह, शादी, तलाक, ये सब मुद्दे जो है फैमिली एक्ट के तहत देखे जाते हैं। जैसे भारत में कुछ धर्म विशेष पर आधारित कानून भी हैं जो उस धर्म से संबंधित लोगों पर ही लागू होते हैं। ये पारिवारिक कानून हैं तथा परिवार संबंधी मामलों पर ही लागू होते हैं। जैसे हिंदू कानून, दूसरा मुस्लिम कानून, तीसरा ईसाई कानून। भारत सरकार ने इन कानूनों का निर्माण धार्मिक एवं सामाजिक परंपरा के आधार पर किया है ताकि सामाजिक रूढ़ियां और परंपराएं जीवित रहें और लोगों को
अटपटा या अजनबीपन महसूस न हो। तो पारिवारिक कानून जो होते हैं वो धर्म विशेष पर लागू होते हैं, ठीक है। जैसे आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, अगर हिंदू हैं तो हिंदू लॉ, यदि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लॉ, ठीक है। वो ब्याह शादी परिवार से संबंधित आपकी रूढ़ियां क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, उस पर लागू होती हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक कानून का एक परिक्षेत्र होता है, यानी कोई कानून जब लागू होता है तो कहाँ कितने क्षेत्र में लागू होगा इसको बताया जाता है। जैसे ऊपर जो मैंने 4, 5, 6 बताए वो संपूर्ण भारत पर लागू हैं, और कुछ कानून ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है तो उत्तर प्रदेश में ही लागू होंगे, कर्नाटक सरकार ने बनाया है तो कर्नाटक सरकार पर लागू होंगे। जैसे कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, अब कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम कर्नाटक राज्य पर ही लागू होंगे, अन्य राज्य पर नहीं। बिहार एवं उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, बिहार एवं उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम केवल बिहार और उड़ीसा पर लागू होंगे, अन्य प्रदेश पर नहीं। और इसी तरीके से कुछ सेंट्रल लॉ होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रल लॉ, केंद्रीय लॉ, जिसको हमारी पार्लियामेंट यानी संसद बनाती है। तो जो पार्लियामेंट संसद कानून बनाती है वो संपूर्ण भारत पर लागू होता है, और जो राज्य सरकारें विधानसभा द्वारा कानून बनाती हैं वो उसी राज्य विशेष पर ही लागू होता है। देखिए, सेंट्रल माइनर एक्ट्स, केंद्रीय एक्ट्स यानी कानून भी छोटे छोटे तमाम हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेल अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम। अब देखिए, रेल अधिनियम रेलवे से संबंधित जो कायदे कानून हैं उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, यदि आपने घूस ले लिया तो ये क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले किसमें रहते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षा बल सुरक्षित करते हैं, तो उन सुरक्षा बल के बारे में अधिकार कर्तव्य कैसे कार्य करेंगे ये सब रहता है। तो यदि आप लोगों ने आपके ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो निश्चित रूप से कानून के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। और इसी तरीके से अगर आप और कानून की जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अन्य जानकारियां कानून से संबंधित हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।